शाहदरा नॉर्थ जोन में सीबीआई की कड़ी कार्रवाई। 60,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए निगम अधिकारी। रिश्वतखोरी में लाइसेंस इंस्पेक्टर समेत 3 कर्मी है शामिल। सीएम आतिशी के फ्री इलाज दावे की सच्चाई का खुलासा। जीटीबी अस्पताल में दवाइयों की कमी, इलाज भी प्रभावित। अस्पताल में इलाज के लिए रेफरेंस की पड़ती है जरूरत। ऑपरेशन के लिए सर्जिकल ब्लेड और ग्लव्स भी नहीं। करकरडूमा कोर्ट में 14 दिसंबर को होगी लोक अदालत। लोक अदालत में 1,80,000 चालानों के निपटारे की संभावना। वकीलों का कहना, चालान डाउनलोडिंग की समय सीमा बढ़ाई जाए। आनंद विहार फुटओवर ब्रिज की हालत खराब। एक्सीलेटर और लिफ्ट खराब होने से यात्री झेल रहे परेशानी। प्रशासन की अनदेखी से समस्या बनी है जस की तस। निगम बैठक में पार्षद प्रीति का स्वास्थ्य विभाग पर आरोप। कहा, एपीएचआई अधिकारी नियमों के खिलाफ काट रहे हैं चालान। मुद्दे पर जवाब न मिलने पर पार्षद प्रीति ने छोड़ी बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शाहदरा नॉर्थ जोन में रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए 3 निगम कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मचारियों में एक बेलदार, एक लाइसेंस इंस्पेक्टर और एक जोनल अधिकारी शामिल है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई को शिकायत मिली थी कि एक दुकान को डी सीलिंग करने की फाइल के लिए 60,000 रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी। मंगलवार को करीब 15 सदस्यों की सीबीआई टीम ने शाहदरा नॉर्थ जोन में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने दुकानदार से पैसे लेते हुए एक बेलदार को रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद उसकी निशानदेही पर लाइसेंस इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव और एक जोनल अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई के बाद दिल्ली नगर निगम में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए, 2 कर्मचारी मुझे जानकारी में आया अभी 4-5 दिन पहले, एक मैट और एक शायद जेई, उसमें बेलदार था। तो वो लोग यहाँ पर कुछ कार्रवाई के अंतर्गत आए हैं। मैं उस दिन यहाँ पर मौजूद नहीं था, मेरी जानकारी से बाहर है पूरी तरह से विषय। बड़ा दुखद विषय है कि जिन लोगों को जनता की सेवा के लिए लगाया गया है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये बहुत दुखद विषय है। और मैं देख रहा हूँ जब से पिछले 2 वर्ष से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी काबिज हुई है इस नगर निगम के अंदर, ये निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। कहीं न कहीं ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को, अपने मुख्यमंत्री को देखते हैं, अपने मेयर को देखते हैं, इस पार्टी के लोगों को देखकर मुझे लगता है उनको कहीं प्रेरणा मिल रही है कि जब मुख्यमंत्री जी 8-8 लाख रुपए की टॉयलेट सीट लगा सकते हैं, शीश महल में रह सकते हैं, तो शायद उनकी भी लालसा बढ़ रही है और वो सब चीजें भ्रष्टाचार को कहीं प्रेरित कर रही हैं। और इस जोन में बड़ी दुखद घटना हुई। मैंने डीसी को बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन इस बारे में दी है कि कहीं पर भी दोबारा से पकड़े जाना विषय नहीं है, ऐसे काम इस जोन में न हो, उस पर आप सख्ती करें। उन 2 कर्मचारी। दिल्ली की सीएम आतिशी के बयान के मुताबिक दिल्ली के सभी अस्पतालों में फ्री इलाज और सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इस दावे की सच्चाई जानने के लिए आज हम दूसरे दिन पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे, जो पूर्वी दिल्ली का एक प्रमुख और बड़ा अस्पताल है। जब अस्पताल में ओपीडी मरीजों और उनके परिवारजनों से बातचीत की गई तो उन्होंने अस्पताल की स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की। मरीजों और तीमारदारों का कहना था कि अस्पताल में इलाज के लिए सिफारिश की बड़ी जरूरत है और बिना रेफरेंस के किसी का इलाज संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यहाँ 50% से अधिक दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों को बहुत दिक्कत होती है। मरीजों का कहना है कि ऑपरेशन के लिए जरूरी सर्जिकल ब्लेड और ग्लव्स तक अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जो लोगों को परेशानी पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी खामियां इनकी है, क्योंकि यहाँ पर दवाइयों में सबसे बड़ी किल्लत है, कमियां हैं। दवाई अगर डॉक्टर साहब ने 5 लिखी तो उसमें से 4 डॉक्टर आपको बाहर की लेनी पड़ेगी। और दवाइयों में अक्सर देखा जाता है कि बाहर की दवाइयाँ ही लिखनी पड़ती हैं और बाहर से दवाइयाँ मिलती है। नंबर 1 तो खामी ये है यहाँ से। दवाई डॉक्टर ने, हालांकि डॉक्टर को भाई यहाँ गरीब आदमी आते हैं, मालदार आदमी आते तो प्राइवेट में जाते, गरीब आदमी आते हैं तो गरीब आदमी सरकार की तरफ भागता है। और जब सरकार में आएंगे, डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ ऐसी लिखी
कि वो बाहर की हैं। कि दवाइयाँ पूरी नहीं मिल पाती हैं जो डॉक्टर लिखता है, जो डॉक्टर लिखते हैं। दवाई बाहर से भी लेनी पड़ती है। जब वीरवार के आए थे तब फिर डॉक्टर नहीं थे तो बोले कि शनिवार को आ जाना। अब शनिवार को आज आई हूँ तो बोले कि जो आपका डेट तो है शनिवार थी, सोमवार को वीरवार को। कहने का मतलब है जो शनिवार को, एक तो वीरवार को बुलाया गया था, हमारे डॉक्टर नहीं आए। हाँ, हमें शनिवार की डेट दी गई। हाँ, फिर शनिवार को डॉक्टर बोले कि शनिवार कर दिया। 10.5 लाख रुपए लगा भाई ऑपरेशन में। आँख फटी हुई है, अब भी दिखा सकता हूँ। चाहे लाइव दिखाओ तो लाइव भी दिखा दूंगा। तो हाँ, आपका कब अब भी बाहर। तो आप सीधा जीटीवी में आए थे? हाँ, पहले जीटीवी में ही चेकअप हुए थे, यहाँ से फिर वहाँ गए थे। सीधा गुरु तेग बहादुर में लेके आया था उनको, तो उस टाइम तो इन्होंने देखा वेखा तो इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया और अब इन्होंने ऑपरेशन करा पेट का, कुल्ले की हड्डी टूट गई थी। तो दस्ताने भी, दवाइयाँ भी सब बाजार से मंगाते हैं जो देखने के लिए लड़के को। मतलब ऑपरेशन के लिए जो सीजर ब्लेड्स एंड ग्लव्स हैं वो भी अवेलेबल हैं? हाँ नहीं है, वो सब कहते हैं बाजार से लेके आओ, सैलो टेप भी बाजार से लेके आओ। ककड़ुमा कोर्ट में इस साल की आखिरी लोक अदालत 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। हर लोक अदालत में लगभग 1,80,000 चालानों का निपटारा किया जाता है और इस बार भी इसी संख्या में चालान निपटाए जाने की उम्मीद है। चालान निपटाने पर जब वकीलों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को चालान निपटाने की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा मदद मिल सके। साथ ही वकीलों का मानना है कि चालान डाउनलोड करने की वेबसाइट की समय सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि बहुत से लोग समय पर अपना चालान डाउनलोड नहीं कर पाते। वकीलों का यह भी कहना है कि लोक अदालतों की अथॉरिटी को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा चालानों का निपटारा किया जा सके। देखिए, आने वाली 14 दिसंबर 2024 को जो लोक अदालत लग रही है, इसमें 1,80,000 चालान का जो भुगतान है वो तो होगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से मेरा एक ये खास निवेदन है कि अगर वो जो वेबसाइट जिसके ऊपर से ये लिंक से जहाँ से ये चालान डाउनलोड होते हैं, उस वेबसाइट का या तो समय सीमा या फिर उससे जो 1,80,000 की जो ये लिमिट है इसको या तो बढ़ाया जाए, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जितने भी निवासी हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको ये लिंक से चालान डाउनलोड करने में ही बहुत दिक्कत आती है। या तो वेबसाइट ही हैंग कर जाती है या फिर थोड़े समय के अंदर ही ये जो 1,80,000 या फिर जो भी कोई नंबर होता है उसका क्राइटेरिया ही बढ़ जाता है। लोक अदालत की ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ इसका सही इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सही लोगों को इनके चालान डाउनलोड भी हो पाए या नंबर बढ़ पाए, इसकी भी अगर किसी की जवाबदेही या किसी की जिम्मेदारी बनेगी तो मुझे लगता है कि लोक अदालत का जो पर्पस है वो और अच्छे से फुलफिल हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में लोक अदालत आयोजित होने जा रही है। यह इस साल की चौथी व आखिरी लोक अदालत है जिसकी तारीख 14 दिसंबर 2024 है। इसमें आप अपने नजदीकी न्यायालय में जाकर अपने ट्रैफिक के चालानों का भुगतान कर सकते हैं। एक समस्या जो देखने में आई है वह यह है कि चालान के टोकन बुक करते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा सुझाव डीएलएसए को यह है कि चालानों की बुकिंग के लिए कुछ समाधान निकाला जाए। दिल्ली सरकार लगातार दावा करती रही है कि जर्जर फुटओवर ब्रिजों को दुरुस्त किया जा रहा है और खराब लिफ्ट व एस्केलेटर को ठीक किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। जब संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के सबसे व्यस्त फुटओवर ब्रिज का जायजा लिया तो पाया कि यहाँ पर दोनों तरफ की एस्केलेटर खराब पड़े हैं। यहाँ रोजाना हजारों लोग मेट्रो, ट्रेन या बसों का सफर करने आते हैं और इस फुटओवर का उपयोग करते हैं, लेकिन एस्केलेटर के खराब होने से उन्हें भारी सामान लेकर सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। एक तरफ के एस्केलेटर तो पूरी तरह से खराब है, जबकि दूसरे तरफ के एस्केलेटर को परमानेंट रूप से बंद कर दिया गया है। इस स्थिति से महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन की ओर से कोई सुधार नहीं किया गया है और यह समस्या जस की तस बनी हुई है। टाइम से ख़राब पड़ी है, बट मैं अभी आया तो जो हम लोग का मतलब बिना फोर्स यूज किए हुआ आना चाहिए वो आना पड़ रहा है। हाँ, बहुत परेशानी होती है, बुजुर्ग आदमी बहुत होती है। होना क्या चाहिए, अंधों का देश होता ही नहीं कुछ यहाँ। चलने में चढ़ने में तो होती है बेटा परेशानी, सही होनी चाहिए ये मशीन।
दिल्ली सरकार द्वारा दावे किए गए थे कि जितने भी फुटओवर ब्रिज यहाँ पर बने हुए हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा, उनकी जो भी खस्ता हालत है या जो मशीनें ख़राब है उनको ठीक किया जाएगा। लेकिन अगर हकीकत जाने तो ये सब ऐसा कुछ नज़र होता नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ आनंद विहार पर, जहाँ पर तीनों ट्रांसपोर्ट रेल, बस और मेट्रो तीनों ही मौजूद है और हज़ारों लोग आनंद विहार पर आते हैं और इन सभी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात करें इस फुटओवर की तो दिखाना चाहूँगी आपको, जो यहाँ पर एक्सीलेटर मशीन है वो पूरी तरीके से ख़राब पड़ी हुई है और काफ़ी लंबे समय से इस एक्सीलेटर का जो इस्तेमाल है वो लोग नहीं कर पा रहे। बुजुर्गों, महिलाएं हो या फिर जो भी लोग अधिक सामान लेकर इनका चढ़ते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर कितना क्राउड मौजूद रहता है, हज़ारों की संख्या में हर रोज़ लोग इस फुटओवर का इस्तेमाल करते हैं और पास में ही मेट्रो स्टेशन है, लोग वहाँ भी जाते हैं, साथ में रेलवे स्टेशन भी है जहाँ पे लोग अपना सफ़र के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक जो एक्सीलेटर है वो पूरी तरीके से बंद है और साथ ही जो दूसरी एक्सीलेटर मशीन यहाँ लगी हुई है वो पूरी तरीके से ख़राब है, चलती नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को पैदल ही चलना पड़ता है। बुजुर्गों को भी इससे काफ़ी परेशानी होती है। देखने वाली बात यह है कि कब तक ये एक्सीलेटर मशीन ठीक कर जाएंगे और कब तक लोगों को राहत मिल सकेगी। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ सोनिया शर्मा, CCN। दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी जोन की वार्ड कमेटी की बैठक चेयरमैन प्रमोद गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निगम अधिकारी और पक्ष विपक्ष के पार्षद उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पार्षद बहन प्रीति ने स्वास्थ्य विभाग में तैनात असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों की कोई आधिकारिक पोस्ट नहीं है, लेकिन वे फिर भी वार्डों में चालान कर रहे हैं जो कि नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि APHI अधिकारियों को अपना परिचय पार्षदों को देना चाहिए। जब इस मुद्दे पर जोन चेयरमैन और उपायुक्त से जवाब नहीं मिला तो नाराज होकर पार्षद प्रीति बैठक छोड़कर चली गई और इसे अंधेर नगरी चौपट राजा करार दिया। बैठक में कई निगम पार्षदों ने भी अपनी समस्याओं का उल्लेख किया और कहा कि निगम अधिकारियों की लापरवाही के कारण वार्डों में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने भी सभी पार्षदों को आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा। आपने देखा कि आज लाइसेंसिंग कमेटी की हमने मीटिंग की, मैंने डिमांड की थी, छोरों का नहीं पता पर मैं चाहती थी, क्योंकि यहाँ एक बहुत अजीब सी बात चल रही है कि कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए थे अक्टूबर में और शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर APIH लगाए थे टेम्परेरी, जो उस पर जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए थे कि कुछ टाइम के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो यही होता है कि उन्होंने बीइंग अ टाइम लगाए थे कॉमनवेल्थ गेम में। अब आप ये सोचिए कि तब से APHI यहाँ चल रहे हैं, 3 हमारे यहाँ 63 लगाए थे, टोटल पूरी दिल्ली में 63 और 4 हमारे यहाँ हैं। एक तो वो चंद्रपाल नाम का है, एक रामटेक, एक राजेश नागर और एक अभिषेक नागर करके कुछ उसका नाम है। 4 लोग चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर जो लोग अपना डिप्लोमा होल्डर हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। हमारे नाला बेलदार हैं परमानेंट वाले, वो ऐसे बैठे हुए हैं, उनको कोई पावर नहीं दी गई और इनको यहाँ का हेड बनाया हुआ। शाहदरा नॉर्थ जोन तो मेरे को लगता है गुंडों का जोन है, बिल्कुल एकदम से इन्होंने इतनी गुंडागिरी कर रखी है। मेरा पॉइंट ये था, एक्चुअल में क्या था कि पिछले दिनों में इन्होंने मेरे इलाके में रेड की। जब रेड की तो इन्होंने किसी की रेडी उठा के ले गए और जब मैंने वो रेडी DHO से कह के छुड़वा दी तो दोबारा मैंने एक पॉइंट भेजा कि DC साहब को कि मेरे यहाँ पर ये रेड होनी चाहिए, इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है। तो उन लोगों को लगा कि हमारी कमाई बंद हो जाएगी, तो उन्होंने फिर दोबारा उसी शख्स की रेडी उठा ली। जब मैंने DHO को फ़ोन किया तो मुझे बोलते हैं कि भाई मैंने तो तुम्हारा काम करवा दिया था। तो मैंने कहा 2 दिन बाद वो उसी की रेडी क्यों ले गया, बाकी सारा बाज़ार तो वहीं लगा हुआ है। तो इट मीन्स कि वो क्या सोचते हैं कि जो शोर कर रहा है पार्षद, उसी को इतना तंग कर दो कि वो शोर ही ना कर सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और दिव्यांग प्रकोष्ठ द्वारा आर्यनगर अपार्टमेंट IP एक्सटेंशन में एक निःशुल्क उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 89 लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वॉकर, व्हीलचेयर, हियरिंग मशीन, ऑटोमेटिक छड़ी सहित कई सहायक उपकरण बांटे गए। इस अवसर पर सांसद हर्ष मल्होत्रा, BJP नेता नसीब सिंह, अर्पणा गोयल और मां दुर्गा शक्ति संस्था की संरक्षक एडवोकेट अनीता गुप्ता भी मौजूद रहीं। आयोजकों ने बताया कि शिविर में उपकरण प्राप्त करने के लिए लंबे समय से पंजीकरण किया जा रहा था।
आज जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण दिए गए। लाभार्थियों ने कहा कि ये उपकरण बाजार में महंगे होते हैं, लेकिन शिविर में निःशुल्क मिलने से उनके जीवन में काफ़ी सहूलियत हुई है। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, जिसमें हम किसी जाति कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ना धर्म का, ना जाति का, ना समुदाय का, सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से आज अभी आप देखेंगे आज सारा दिन लगभग 90 के करीब ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनको उनकी परेशानी या उनकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए, जिनका पहले स्क्रीनिंग हो चुकी है, उनको अभी देखेंगे आपको 2 माताओं को, एक बुजुर्गवार हैं, इनको व्हीलचेयर, इनके नी ब्रेसेस, नी कैप सब दिए गए। वरिष्ठ नागरिकों, वृद्धजन जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, जिनको कमर में तकलीफ है, जिनके घुटने बोल चुके हैं, जो चल नहीं पाते, ऑपरेशन भी नहीं करा सकते, जिनके चलने में प्रॉब्लम है, उनको व्हीलचेयर्स, और जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजनों को हम जो है वो दे रहे हैं कमोड वाली सीट है। जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स होंगे हैं उन तरह के उपकरण, हमने पहले स्क्रीनिंग की थी, असेसमेंट हुआ था, फिर इनको वहाँ पर पर्चियाँ दी गई थी कि आपको कैंप में बुलाया जाएगा। आज भी 89 सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको कि आज सामान मिल रहा है, जिसमें कान की मशीन है, व्हील चेयर है, कमर की बेल्ट है, नी कैप है, वॉकर है, और छड़ी इतनी यूनिक है कि वो कुर्सी बन जाती है। आप देखेंगे इस तरीके के उपकरण दे के उनकी ज़िंदगी को आसान कर रहे हैं। भारत सरकार से बहुत सारी स्कीमें फ्री मिलती हैं पर हम नहीं पहुंचा पाते, तो अठावले जी ने हमारे को एज ए कार्यकर्ता ये जिम्मेवारी लगाई है कि घर घर जाके हर विकलांग और बुजुर्गों को वो सुविधाएँ मुहैया कराएं। चाय मिल गए तो इससे मैं मस्जिद तक जा सकता हूँ नमाज पढ़ने के लिए। आपका बहुत बहुत मैं शुक्र अदा करता हूँ। बढ़ती सर्दी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने रैन बसेरा की संख्या बढ़ाई है। इसी कड़ी में संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के रैन बसेरों का जायजा लिया, जिसमें जीटीबी अस्पताल के पास बने रैन बसेरे में 20 बेड के 3 अतिरिक्त टेंट लगाए गए हैं, जिससे 60 और लोगों को ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। रैन बसेरों में आने वाले लोगों के लिए गर्म कंबल, सर्दियों के हिसाब से गर्म पानी और सुबह शाम चाय की व्यवस्था की गई है। वहीं कस्तूरबा नगर स्थित रैन बसेरे में व्यवस्था अभी थोड़ी हल्की है, लेकिन सर्दी के मौसम को देखते हुए वहां भी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। क्या क्या दे रहे हैं सर्दियों में? खाना और तुम्हारा चाय और बिस्तर, सब कुछ मिलता है। बिस्तर में कंबल वगैरह, कंबल और बनाने के लिए गर्म पानी, हाँ गर्म पानी सब मिलता है। तो कैसी फैसिलिटी रैन बसेरा में हो रखी है? ठीक है, बढ़िया है। कंबल भी है, चाय भी मिल रही है, गर्म पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया। खाना वगैरह सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब चीज़, पानी चाय वाय सब कुछ ठीक है। अभी सर लगा हुआ है ना, अभी के बेड वेड बिस्तर सारे लग गया है, कंबल उम्बल आज सारी व्यवस्था सब मिलेगा। ओके, आपको वैसे जो पक्का में है, पक्का में तो सारे व्यवस्था है, तो सब कुछ मिल, जो खाना पीना चाय वाय सब टाइम से, सब कुछ पानी वानी सब आते हैं। 20-20 है सब में, 20-20 है। यानी कितने टेंट लगे हैं? 3-4? यहाँ तो यहाँ 3 है, एक 2 इधर एक उधर है, मतलब 3 है। यानी 60 बेड और लगवाए गए हैं जनता को। पड़पड़गंज के मैक्स हॉस्पिटल के पास सड़क की स्थिति बेहद खराब हो गई है। सड़क के कोने में एक बड़ा गड्ढा हो गया था, जिसे अब तक नहीं भरा गया है। इस गड्ढे को 1 साल पहले बिजली विभाग द्वारा खोदा गया था, लेकिन 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी मरम्मत का काम पूरा नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क में गड्ढा होने के कारण रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि आसपास के लोगों ने खुद ही मलबा डालकर गड्ढे को भरने की कोशिश की, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे सड़क पर धूल उड़ती रहती है और आने जाने वालों को काफी दिक्कतें होती है। राहगीरों और दुकानदारों का कहना है कि बिजली विभाग को इसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या काफी परेशानियों का कारण बन रही है। फिर क्या, फिर मट्टी उट्टी इसमें डाला गया, लोग डाल दिए, भारी मलबा आता है, लोग डाल के चला जाता है, इसमें सही हो गया। अब तो सही है, अभी बने तभी तो नहीं, गाड़ी पलटी नहीं है यहाँ से, नहीं। धूल उड़ती है, पानी जम जाता है, यहाँ पे गड्ढा है, गाड़ी अटक गया था। कितने टाइम से हालत खराब है? ये हो गया 1 साल के करीब तो हो गया। मगर ये लाइन डली थी बिजली वाला के, कुछ हो गया था, बिजली वाले खोदाई किया था ये JCB से, फिर वो अपना ऐसी तैसी करके चला गया, बनाए नहीं। फिर यहाँ पर गाड़ी वाड़ी अटकने लगा, हम लोग दुकान लगा हुआ था तो दिक्कत हो रही थी, पानी भर जाते थे, तो हमने मलबा डलवा दिया 1-2 टलारी यहाँ पे। नहीं, डिपार्टमेंट वाले से कोई नहीं आया। अभी हम लोगों के जो परेशानी है रोड पे, तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग?
हमारे कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। 5.5 महीने से हम लोगों की दुकान बंद है। हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों हमारे पढ़ने लिखने वाले बंद क्या कर दी गई। एक दुकान इधर से, ये दुकान से प्रॉब्लम है पुलिस वाले को, इधर जो लग रहा है ये दुकान से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हम बर्बाद कैसे होंगे? दूसरे के नेतागिरी के चक्कर में पड़ के उसका बात सुन रहा है, उसका बात सुन रहा है, उसका बात सुन रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 27 किलो से ज्यादा नशीली दवाइयों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में करावल नगर निवासी लक्ष्मण और गाजियाबाद निवासी पंकज शामिल है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों पर नशीली दवाइयों की तस्करी का आरोप है, जबकि उनका तीसरा साथी अंकित फरार हो गया है। वीरवार सुबह क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि यह तस्कर दिल्ली एनसीआर में नशीली दवाइयों की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने सोनिया विहार इलाके में छापेमारी की, जहां तस्करों की बाइक पर गत्ते की पेटी में नशीली दवाई छिपी हुई थी। लक्ष्मण और पंकज को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अंकित बाइक छोड़कर खेतों में भाग गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया और फरार आरोपी की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में सोनू उर्फ मटका गिरोह के एक प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजय उर्फ विजय उर्फ बाबू, जो 1.5 करोड़ रुपए के करोल बाग डकैती और 34 लाख रुपए के लाहौरी गेट डकैती मामले में वांछित था, उसको 28 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 मामलों में कुल 1.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी शकरपुर हत्याकांड में 2020 से पैरोल पर था और फरार था। अजय की गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा की गई, जिन्होंने खुफिया जानकारी के आधार पर उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कई जघन्य अपराधों का खुलासा भी किया। पूछताछ में अजय उर्फ विजय उर्फ बाबू ने बताया कि वह मूल रूप से बागपत उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और 2012 में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसने 2014 में लक्ष्मीनगर में एक हत्या की और बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 2020 में पैरोल पर छूटने के बाद वह फरार हो गया और गाजियाबाद में छिपकर रहने लगा। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उसके साथियों की तलाश कर रही है, जिनमें सोनू उर्फ मटका शामिल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारियों के बाद गिरोह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।